2017 से पहले अगर कोई मालवाहक ट्रक भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरता था ना, तो उस ट्रक में रखे सामान की कीमत सिर्फ टोल टैक्स, चुंगी और कागजी कार्रवाई की वजह से ही आसमान छूने लगती थी। असल में वो पूरी व्यवस्था ही ऐसी थी जहां टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। बिल्कुल। देश तो एक था, लेकिन बाजार अलग अलग बटे हुए थे। एक ही सामान पर हर राज्य अपना अलग टैक्स लगाता था, जिससे कीमत का अंदाजा लगाना ना किसी गणित के भारी भरकम सवाल को सुलझाने जैसा था। तो आज की इस डीप डाइव में हम इसी उलझे हुए गणित को सुलझाने वाले हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि उस पुराने सिस्टम का सारा बोझ अंततः उस आखिरी ग्राहक की जेब पर पड़ता था जो उस सामान को खरीद रहा है। सही कहा। और उसी बोझ को कम करने के लिए जन्म हुआ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का। इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमारे पास जो आधिकारिक डेटा और रिसर्च मौजूद हैं, उसके जरिए हम सिर्फ जीएसटी के इतिहास को नहीं खंगालेंगे, बल्कि उन ऐतिहासिक जीएसटी 2.0 बदलावों को डिकोड करेंगे जो 2025 में अभी हाल ही में लागू हुए हैं। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य यह समझना है कि एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार का असल मतलब क्या है और ये नया स्ट्रक्चर रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था को कैसे बदल रहा है। तो शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। मतलब इस पूरी कहानी की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई थी? देखिए, अगर शुरुआत की बात करें तो हमें 2002 में वापस जाना होगा। विजय केलकर समिति ने सबसे पहले एक राष्ट्रीय स्तर के अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स का सुझाव दिया था। विचार तो बहुत क्रांतिकारी था, लेकिन इसे हकीकत बनने में पूरे 15 साल लग गए। 15 साल मतलब ये कोई छोटा समय नहीं है। इसकी वजह बहुत सीधी थी, है ना? भारत का ढांचा संघीय है, जहां केंद्र और राज्यों दोनों के पास टैक्स वसूलने के अपने अपने अधिकार थे। एकदम सटीक। उन अधिकारों को एक छतरी के नीचे लाना कोई सामान्य नीतिगत बदलाव नहीं था। इसके लिए सीधे संविधान को बदलना जरूरी था। हाँ, और इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स और गंतव्य आधारित कर मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स असल में काम कैसे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो कर है जो किसी व्यक्ति की आय पर सीधे नहीं लगता, बल्कि ये तब वसूला जाता है जब कोई वस्तु या सेवा खरीदी जाती है। लेकिन इसका जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो गंतव्य आधारित कर का है। यहीं पर एक बहुत बड़ा वैचारिक पेच है। मतलब अगर इसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि टैक्स का पैसा उस राज्य को मिलेगा जहां सामान का उपभोग यानी कंजम्पशन हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो रुकिए, इसे ऐसे समझते हैं। अगर कोई फैक्ट्री गुजरात में कार बना रही है, वहां हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, राज्य का बुनियादी ढांचा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो कार खरीदी जा रही है केरल में किसी ग्राहक द्वारा, तो टैक्स केरल को मिलेगा। क्या इससे गुजरात या महाराष्ट्र जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग वाले राज्यों को नुकसान नहीं होता? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। और आपको बताऊं, जब जीएसटी का ड्राफ्ट बन रहा था ना, तब उत्पादक राज्यों ने इसका भारी विरोध भी किया था। लेकिन इस डेस्टिनेशन बेस्ड व्यवस्था के पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक तर्क है। अच्छा, वो तर्क क्या है? पुरानी व्यवस्था में जो राज्य सामान बनाते थे वे ही टैक्स वसूल लेते थे। इससे जो गरीब राज्य थे, जो मुख्य रूप से सिर्फ उपभोक्ता थे, वे टैक्स के राजस्व से वंचित रह जाते थे। समझ गया। गंतव्य आधारित कर होने से ये सुनिश्चित होता है कि टैक्स का फायदा उस राज्य की जनता को मिले जिसने अपनी जेब से पैसा खर्च किया है। यह उपभोग को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इसके लिए कनाडा के ड्यूअल जीएसटी मॉडल से प्रेरणा ली। डुअल जीएसटी मॉडल मतलब जहां केंद्र और राज्य दोनों समानांतर रूप से टैक्स वसूलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक तरह से ये देश की संपत्ति के पुनर्वितरण का भी एक तरीका बन गया। वैसे अगर हम आधिकारिक डेटा के नजरिए से देखें, हाँ। तो इस बदलाव का विधायी सफर बहुत दिलचस्प रहा है। जी, 122 में संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसे संसद में पेश किया गया था। हाँ, और जब ये पास हुआ तो ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 बन गया। और इसे मंजूरी देने वाला सबसे पहला राज्य असम था, जिसने 12 अगस्त 2016 को इस पर मोहर लगाई। और अंततः 1 जुलाई 2017 की आधी रात को ये पूरे देश में लागू हो गया, जिसे आज हम जीएसटी दिवस कहते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में ये 5 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो ये सभी ऐतिहासिक तथ्य
इस बात की गवाही देते हैं कि इतनी जटिल व्यवस्था को लागू करने के लिए कितनी भारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी। लेकिन सिर्फ कानून पास कर देना काफी नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। इस पूरी नई व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान में 3 नए और बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 246 ए ने संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जीएसटी से जुड़े कानून बनाने की शक्ति दी। और फिर अनुच्छेद 229 ए आया, जिसने अंतर्राज्यीय व्यापार पर टैक्स बंटवारे का नियम तय किया। सही कहा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे शक्तिशाली तंत्र उभर कर सामने आया वो है अनुच्छेद 279 ए। ये अनुच्छेद जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल का गठन करता है, क्योंकि परिषद ही वो असली जगह है जहां सारे नियम, सारे टैक्स स्लैब और सारी नीतियां तय होती हैं। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है और केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करती हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो है इसका वोटिंग स्ट्रक्चर। कोई भी निर्णय बिना 75% बहुमत के पास नहीं हो सकता। ये 75% वाला नियम तो बहुत ही चालाकी से बनाया गया है। मतलब इस 75% के पीछे का गणित कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, क्योंकि परिषद में केंद्र सरकार के वोट की अहमियत 1/3 है, यानी लगभग 33%, और सभी राज्यों के वोटों को मिला दें तो उनका वजन 2/3 यानी लगभग 66% होता है। अगर हम इसे किसी वास्तविक स्थिति में रखकर देखें तो ये वोटिंग का गणित एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। मान लीजिए केंद्र सरकार किसी चीज पर टैक्स बढ़ाना चाहती है, लेकिन ज्यादातर राज्य इसके खिलाफ हैं। तो केंद्र अपने 33% वोट के दम पर इसे अकेले पास नहीं करा सकता। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ अगर सारे राज्य भी मिल जाएं तो उनका 66% वोट भी 75 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंचता। मतलब किसी को भी अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे पक्ष की सहमति लेनी ही पड़ेगी। यही वो मैकेनिज्म है जो किसी भी एक पक्ष को मनमानी करने से रोकता है। अगर राज्यों को लगता है कि कोई फैसला उनके आर्थिक हितों के खिलाफ है तो वो वीटो कर सकते हैं। ये आम सहमति बनाने की एक सख्त लेकिन बहुत जरूरी प्रक्रिया है। और शायद इसी वजह से जीएसटी परिषद की बैठकें अक्सर बहुत लंबी और विचार विमर्श से भरी होती हैं। बिल्कुल। अब जब हमें ये पता चल गया है कि ये पूरा सिस्टम ऊपर से कैसे काम करता है, तो ये समझना जरूरी है कि ये जमीन पर कैसे लागू होता है। जब कोई नागरिक या व्यापारी टैक्स चुकाता है तो वो टैक्स जाता कहाँ है? देखिए, जीएसटी की संरचना मुख्य रूप से 4 खंभों पर खड़ी है। पहला है सीजीएसटी, जो राज्य के भीतर होने वाले व्यापार पर केंद्र सरकार को जाता है। दूसरा है एसजीएसटी, जो उसी व्यापार पर राज्य सरकार को मिलता है। हाँ, और अगर बात किसी केंद्र शासित प्रदेश की हो तो वहां एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लगता है। लेकिन जो असली मास्टर स्ट्रोक है वो इसका चौथा खंबा है, आईजीएसटी, जिसे इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो वहां सीजीएसटी या एसजीएसटी नहीं बल्कि आईजीएसटी लगता है। सही कहा। इसे केंद्र सरकार वसूलती है, लेकिन इसका एक हिस्सा उस गंतव्य राज्य को ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां माल पहुंचा है। इसे समझने के लिए क्या हम एक हाईवे टोल की कल्पना कर सकते हैं? मान लीजिए केंद्र सरकार एक केंद्रीय टोल कलेक्टर की तरह है। माल जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो केंद्र वो टोल यानी आईजीएसटी वसूल लेता है। हाँ। लेकिन काम यही खत्म नहीं होता। केंद्र ये सुनिश्चित करता है कि जिस राज्य में वो माल अंतिम रूप से बिका है उस राज्य के खाते में वो पैसा पहुंच जाए, ताकि राज्यों को टैक्स के लिए आपस में न लड़ना पड़े। ये हाईवे टोल वाली एनालॉजी बहुत हद तक सही है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही तकनीकी प्रक्रिया काम करती है जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी कहा जाता है। अच्छा, ये आईटीसी क्या है? पुरानी व्यवस्था में टैक्स के ऊपर टैक्स लगने की समस्या थी, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कारखाने वाले ने कच्चा माल खरीदा और उस पर टैक्स चुकाया। हाँ, ठीक है। जब वो तैयार माल बेचेगा तो पूरे माल पर फिर से टैक्स लग जाता था। आईजीएसटी और आईटीसी की व्यवस्था एक तरह के क्लियरिंग हाउस की तरह काम करती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा यूपीआई सिस्टम काम करता है। यानी अगर किसी ने कच्चा माल खरीदते वक्त पहले ही टैक्स दे दिया है तो फाइनल प्रोडक्ट बेचते वक्त उसे वो पैसा एक तरह के क्रेडिट के रूप में वापस मिल जाएगा। एकदम सटीक। और केंद्र सरकार का वो क्लियरिंग हाउस ये हिसाब रखता है कि किस राज्य से कितना क्रेडिट आया है और किस राज्य को कितना देना है। अरे वाह। और ये सब डिजिटल रूप से पीछे हो जाता है, जिससे बॉर्डर पर ट्रकों को रोकने की जरूरत खत्म हो जाती है। लेकिन इतने शानदार डिजिटल मैकेनिज्म के बावजूद एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी, और वो समस्या थी टैक्स स्लैब्स की संख्या।
अलग अलग स्लैब होने की वजह से व्यापारियों में भारी कंफ्यूजन रहता था। बिल्कुल। और इसी कंफ्यूजन ने जन्म दिया 2025 के उस ऐतिहासिक बदलाव को जिसे अब जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। हाँ, 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक ने भारत के टैक्स ढांचे की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी और 22 सितंबर 2025 से ये नई व्यवस्था पूरी तरह लागू हो गई है। ये बदलाव सच में एक गेम चेंजर है। सबसे बड़ा फैसला ये रहा कि पुरानी व्यवस्था के दो बहुत ही विवादित स्लैब 12% और 28% को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। 12 और 28% को हटाने के पीछे की असल वजह क्या थी? मतलब क्या सिर्फ सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया गया? देखिए, सिस्टम को आसान बनाना तो एक लक्ष्य था ही, लेकिन एक बहुत बड़ी आर्थिक समस्या थी जिसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा जाता है। अच्छा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। हाँ, कई बार ऐसा होता था कि किसी सामान को बनाने में जो कच्चा माल लगता है उस पर 18% टैक्स होता था, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बनता था उस पर 12% टैक्स होता था। ओहो, इससे तो निर्माता को सरकार से टैक्स रिफंड मांगना पड़ता होगा। बिल्कुल, जिससे उनका पैसा अटका रहता था और कागजी कार्रवाई का अंबार लग जाता था। स्लैब्स की संख्या कम करने से वर्गीकरण के विवाद काफी हद तक खत्म हो गए हैं। तो अब भारत में मुख्य रूप से सिर्फ 4 नए स्लैब बचे हैं और इन नए स्लैब्स की संरचना समाज के प्रति सरकार के बदलते नजरिए को बहुत गहराई से दिखाती है। एकदम सही। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहला है नया स्लैब 1 जो 0% का है, यानी टैक्स फ्री। इसमें खुला दूध, पनीर जैसी चीजें तो पहले से थी, लेकिन 2025 का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सभी व्यक्तिगत लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियां इस 0% स्लैब में आ गई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। महामारी के बाद ये मांग बहुत तेज थी कि स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स लगाना अमानवीय है। इसे 0% पर लाने से बीमा की पहुंच बहुत बढ़ जाएगी। हाँ। इसके बाद जो दूसरा स्लैब है वो है 5% का, जिसे मेरिट रेट कहा जा रहा है। इसमें कृषि उपकरण, कैंसर जैसी जीवन रक्षक दवाएं, साइकिल और रोजमर्रा की चीजें शामिल हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कई चीजें पहले महंगे 12% स्लैब में थीं। बिल्कुल। और फिर आता है इस पूरी व्यवस्था का सबसे मुख्य हिस्सा, नया स्लैब 3 जो कि 18% का है। इसे स्टैंडर्ड रेट कहा गया है। आज के समय में घर का टीवी, फ्रिज, मोबाइल फोन, छोटी कारें और सीमेंट जैसी चीजें इसी 18% के दायरे में आती हैं। हाँ, लेकिन जिस स्लैब ने सबसे ज्यादा हलचल मचाई है ना, वो है नया स्लैब 4 जो कि सीधे 40% का है। इसे डीमेरिट या लग्जरी स्लैब का नाम दिया गया है, जिसमें लग्जरी कारें, हाई एंड बाइक्स, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो जैसी चीजों को रखा गया है। सही कहा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये नया 40% का स्लैब एक तरह से अर्थव्यवस्था के जरिए समाज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं है? वो कैसे? देखिए, एक तरफ आप छोटी कारों और मोबाइल फोन को 18% में रख रहे हैं, जो ये बताता है कि 2025 में ये चीजें अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑनलाइन गेमिंग पर 40% टैक्स लगाना, ऐसा लगता है जैसे सरकार तय कर रही है कि समाज को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, इस तरह के टैक्स को अर्थशास्त्र में सिन टैक्स या पाप कर भी कहा जाता है। तर्क ये होता है कि जो चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या जो अत्यधिक विलासिता की निशानी है, उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए। अच्छा। और इसी 40% स्लैब से जो अतिरिक्त राजस्व मिलता है ना, उसी के बलबूते सरकार हेल्थ इंश्योरेंस या जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स को 0% या 5% कर पाती है। इसे एक तरह की क्रॉस सब्सिडी कह सकते हैं। समझ गया। वैसे इस सब के बीच सोने और चांदी पर 3% और कच्चे हीरों पर 0.25% का विशेष टैक्स स्लैब आज भी बरकरार है। जी हाँ। तो ये तो हुई उन चीजों की बात जो इस सिस्टम के अंदर हैं। जीएसटी ने कुल 17 अलग अलग अप्रत्यक्ष करों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस व्यवस्था को तकनीकी रूप से ट्रैक करने के लिए हर व्यापारी को 15 अंकों का एक GSTIN नंबर दिया जाता है, जिसके पहले 2 अंक राज्य का कोड बताते हैं। और अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो उसे सुलझाने के लिए 30 सितंबर 2025 से जीएसटी एक्ट यानी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण ने भी काम करना शुरू कर दिया है। सिस्टम को जितना हो सके उतना पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद इस एक राष्ट्र एक कर की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी अछूता है। हाँ, वो तो है। आधिकारिक बेकन खाता है कि मानव उपभोग के लिए शराब और पेट्रोलियम उत्पाद, जिसमें पेट्रोल, डीजल शामिल हैं, और बिजली, ये चीज़ें 2025 के इतने बड़े रिफॉर्म के बाद भी
जीएसटी से बाहर रखी गई हैं। इन पर आज भी पुराने वैट और एक्साइज ही लगते हैं। सवाल ये है कि इन्हें बाहर क्यों रखा गया है? इसका जवाब पूरी तरह से राजनीतिक अर्थशास्त्र में छिपा है। देखिए, राज्यों के कुल राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं दो चीजों, शराब और पेट्रोल से आता है। हाँ, पुरानी वैट व्यवस्था में रहने का मतलब है कि राज्य सरकारें जब चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से इन पर टैक्स बढ़ा सकती हैं। अगर कल को किसी राज्य को रातों रात किसी योजना के लिए पैसे चाहिए तो वो इन पर टैक्स बढ़ा देता है। यानी ये राज्य सरकारों के लिए एक तरह का आर्थिक ब्रह्मास्त्र है। बिल्कुल। अगर शराब और पेट्रोल को जीएसटी में लाया गया तो उन पर अधिकतम टैक्स 40% ही लग पाएगा, जबकि आज के समय में कई राज्य इन उत्पादों पर 100% या उससे भी ज्यादा टैक्स वसूल रहे हैं। बाप रे। इसीलिए कोई भी राज्य अपना ये ब्रह्मास्त्र छोड़ना नहीं चाहता। उन्हें डर है कि ऐसा करने से उनकी वित्तीय आजादी पूरी तरह से छिन जाएगी। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो ये बात साफ होती है कि 2002 में जो सफर एक विचार के साथ शुरू हुआ था, उसने भारत की अर्थव्यवस्था की शक्ल बदल दी है। 17 अलग अलग करों के जंजाल से निकलकर हमने एक ऐसी व्यवस्था अपनाई है जहां एक ट्रक बिना रुके कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा सकता है। हाँ, और 2025 में आए जीएसटी 2.0 ने इस सिस्टम की कई पुरानी खामियों को सुधारा है, स्लैब्स को सरल किया है और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी बुनियादी जरूरतों को टैक्स के दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया है। बिल्कुल, ये सफर बताता है कि आर्थिक सुधार कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो भविष्य के पन्नों के लिए बच जाता है। वो क्या? वो ये कि जिस दिन पेट्रोल, डीजल और शराब जैसे उत्पादों को भी जीएसटी के इस ढांचे में शामिल कर लिया जाएगा, क्या सच में उस दिन एक राष्ट्र एक कर का अंतिम सपना पूरा होगा, या फिर उस दिन एक नया राजनीतिक भूचाल आएगा क्योंकि राज्यों के पास से उनकी वित्तीय आजादी का वो आखिरी हथियार हमेशा के लिए छिन जाएगा? जो लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं वो इस बारे में गहराई से सोचिएगा जरूर।